बजट में सरकार ने जो भी ऐलान किया है उसके असली मायने क्या हैं और सरकार इसको किस हद तक लागू कर पाएगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, आर्थिक मामलों के सचिव और साथ ही साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कुछ महीने पहले वित्त मंत्रालय में जिम्मेदारी संभाले। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि काफ़ी दबाव था राजनीतिक रूप से कि कुछ अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट किए जाएं और इस बीच हमने देखा कि सरकार ने घोषणाएं भी की। अब सबके जहन में यही सवाल उठता है कि इसके लिए पैसे जुटाना सरकार के लिए कितना आसान हो पाएगा। जो भी सरकार खर्चे करती है उसको या तो रेवेन्यू के माध्यम से लेती है और या ऋण लेती है। तो ऋण के हिसाब से जो आप कहते हैं फिस्कल डेफिसिट की बात है, जितना फिस्कल डेफिसिट है वो इनडायरेक्टली बताता है कि सरकार कितना कर्जा लेगी, बाकी सब रेवेन्यू से मीट आउट होता है। तो हमने रेवेन्यू के एस्टीमेट भी लगाए और खर्चे के भी एस्टीमेट लगा दिए और दोनों रियलिस्टिक एस्टीमेट हैं। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को बार बार रिवाइज करना और ऐसा निवेशकों के मन में कितनी बड़ी चिंता हो सकती है या फिर निवेशकों को इससे चिंता करने की इतनी जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि निवेशकों को कोई चिंता होनी चाहिए। जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो प्रोजेक्शंस जो दिए गए हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक हैं। एक और मुद्दा मैं इसमें बताना चाहूँगा कि कल जैसे आपके सीएसओ ने नए नंबर्स जो जारी किए हैं उन नंबरों के इस पे हम एक्चुअली जीडीपी लें तो आपका जो ये 20,000 करोड़ इस साल और इसके आगे चलते जो 77,000 करोड़ उसको ले लिया गया है फिस्कल डेफिसिट में। लेकिन आप ये नए जीडीपी नंबर यदि लिया जाए तो एक्चुअली आपका फिस्कल डेफिसिट और कम आएगा। पैसे के जुटाने के क्रम में हमने हर बार ऐसा देखने को मिला कि हर साल रिजर्व बैंक से जो पैसा लेते हैं उसकी रकम बढ़ती जाती है। इस बार भी हमने करीब 28,000 करोड़ रुपए, अगर मैं सही हूं तो, रिजर्व बैंक से लेने की बात की है। तो ये क्या ये दर्शाता है कि हमारे ऊपर दबाव है या फिर ये एक स्वस्थ परंपरा कही जा सकती है? इसको भी मेरे ख्याल से थोड़ा इसके बारे में काफी क्या कहते हैं मिस्टिफिकेशन है। रिजर्व बैंक से पैसा लेने का कोई कार्यक्रम नहीं है। रिजर्व बैंक हर साल अपने प्रॉफिट्स अर्न करता है, नियमानुसार वो प्रॉफिट्स भारत सरकार को मिलते हैं। रिजर्व बैंक का प्रॉफिट बढ़ जाए तो भारत सरकार को डिविडेंड ज्यादा मिल जाता है, प्रॉफिट कम हो जाए तो कम, प्रॉफिट कम हो जाए तो भारत सरकार को डिविडेंड कम मिल जाता है। इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। कुछ दिनों से सरकार एक मुद्दे पर लगातार घिरती आ रही, वो है बेरोजगारी को लेकर। आंकड़े भी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुए लेकिन आंकड़े की जो रिपोर्ट है वो बता रहे हैं कि काफी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। तो मेरा सवाल यह है कि इस बजट में जो भी ऐलान किए गए उन ऐलानों की बदौलत बेरोजगारी की समस्या को हम किस हद तक दूर कर पाएंगे? पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे में आया था, इकोनॉमिक सर्वे में जो ईपीएफओ का डेटा था, जो ऑफिशियल डेटा है, उससे एक्चुअली करीब 73 लाख जॉब्स आपके। और एक और इसमें एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईपीएफओ जो डेटा है ये एक्चुअली छोटे कंपनी जैसे 10 से कम एम्प्लॉय जो होते हैं उनका रहता नहीं है इसमें। तो अभी हमें देखना पड़ेगा ये जब मार्च में आएगा तो ये क्या कहता है। तो मेरा मानना है, मैं इकोनॉमिस्ट के रूप में ये मानता हूँ कि एक्चुअली इससे पहले अभी 5 साल में एक बार इन आंकड़ों को देखा जाता था, इन आंकड़ा लिया जाता था। अभी ये हुआ है कि हर क्वार्टर में आंकड़ा लिया जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब हम मेजर अच्छे से करते हैं उसको तो उससे पॉलिसी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है कि आप मेजर करें इसको ताकि उसके लिए कदम निकाले जाए। और इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी जो आपका स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स में काफ़ी सारे आपके इंडिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, स्टार्टअप्स काफ़ी जॉब्स क्रिएट करते हैं। एमएसएमई जिनमें काफ़ी सारे कदम हैं उस पर वो काफ़ी जॉब्स क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस आज के जो बजट में काफ़ी सारे उनके पेंशन के लिए जो किया गया है, ये भी वर्किंग क्लास के लिए, श्रमजीवी जो क्लास है उनके लिए काफ़ी सारे। तो मुझे लगता है कि इन सब का आप इसमें आंकलन लें तो पूरा मिलजुल के जो आएगा इससे काफ़ी अच्छा। एक दूसरा मुद्दा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी वो था इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर के। इस बजट में हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो मेरा सवाल यह है, क्या इस पर किसी भी तरह का प्रस्ताव विचाराधीन है? चूंकि अंतरिम बजट था इस वजह से हम लोग इस पर चर्चा ना किए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इस पर विचार करने लायक प्रस्ताव नहीं है, अब जो लग गया सो लग गया? जहाँ तक मेरी समझ है इस बार विचार करने का कोई मुद्दा नहीं था, ना तो
मेरिट पे और ना कि इंटरिम बजट है इसके कारण से। लास्ट ईयर काफ़ी विचार करने के बाद ये टैक्स लगाया गया, स्मॉल टैक्स है, और कैपिटल गेन्स पे टैक्स न लगे और बाकी आमदनियों पे टैक्स लगे, उसका कोई तर्कसंगत आधार नजर नहीं आता। पिछले जो आपसे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जिस पे काफी चर्चा हुई थी, वो थे यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को लेकर के। इस बार भी इस पे काफी बहस हुई, विद्वानों ने बहस की और कहा कि आंशिक तौर पर ही सही सरकार को इसको लागू करना चाहिए। आपकी राय क्या है? सरकार ने किया है। आज जो 6,000 रुपये जो 2 हेक्टेयर से जो कम जो आपके किसान हैं, जो जिनकी आमदनी काफ़ी कम है, उनके लिए 6,000 रुपये का किया है। तो ये एक्चुअली वो आइडिया को आगे ले जाने का एक्चुअली सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। बजट के मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वित्त सचिव और यहाँ पे विनिवेश सचिव, जिसको दीपम सचिव भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। साहब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ में। सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि सरकार इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस ऐसा लग रहा था कि किसानों के लिए जो पैकेज का ऐलान किया गया उस पर था, लेकिन उस पैकेज में जिस तरह की तकनीकी शर्तें लगाई गई कि 2 एकड़ जमीन होना चाहिए, जमीन जिनके पास होगा वही एक सबूत होगा, तो अब सवाल धीरे धीरे ये उठने लगा है कि इससे वाकई में जो ज़रूरतमंद फार्मर हैं, किसान हैं, उनको वाकई फ़ायदा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये उम्मीद की जा रही है कि जो काश्तकार है वो जो जिसके नाम पे ज़मीन है वो अपने बटाईदार को भी इस राशि का कुछ अंश जरूर देगा, अगर इस तरह का मूल्य उसको प्राप्त होता है। दूसरा ये बात है कि कितने लोग जो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर हैं वो जो बटाई करते हों, वो खुद खेती करते होंगे, तो ये सब आंकलन जो है ये कर लिया गया है। और मेरा अपना अनुमान है कि कृषि मंत्रालय इस विषय पर काफ़ी विचार करके स्कीम को लाया है, और ये सब जो कठिनाइयाँ हैं उस पर भी चर्चा हो चुकी है कई बार, और इन सब का समाधान हो जाएगा। सरकार ने फिर दोहराया है कि इस साल हम अपने टारगेट से ज़्यादा विनिवेश कर पाएंगे। अभी तक जो आंकड़े मेरे पास आए हैं उसके मुताबिक मुश्किल से 35,000 करोड़ रुपए हम लोग के पास आया है। तो कैसे हम बाकी बचे हुए मुश्किल से 3 महीने में हम 80,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर पाएंगे? देखिए, इसमें थोड़ा पूरी वस्तु का डायनामिक समझना थोड़ा ज़रूरी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन प्लान करने के साथ इमीडिएटली पूरी नहीं होती है। लगभग 3 से 4 महीने का वक्त, उसमें रेगुलेटरी परमिशंस, किसी में कुछ में थोड़ा लंबा वक्त भी लगता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं तो वो तो वर्ष 1.5 वर्ष में भी चला जाता है, क्योंकि कई बार उन संस्थाओं के अकाउंट्स ठीक नहीं होते हैं या रेगुलेटरी परमिशंस के अंदर पब्लिक नोटिसेस की आवश्यकता रहती है। साथ ही मार्केट का भी सही होना उन दिनों में ज़रूरी होता है जब वो ट्रांजैक्शंस फिनिश हो, और उसके बाद फिर कुछ वक्त निकलता है जब वो पैसा आना शुरू होता है। तो जहाँ तक ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने की बात है कि उनका जो मुद्दा है, जहाँ मेन हर्डल्स रहती हैं, वो लगभग सब ट्रांजैक्शंस में पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ उनको फाइनल कैश इनफ्लो जो है वो शुरू होना बाकी रहता है, जो लगभग डेली बेसिस पर वो चलता रहता है। तो जहाँ तक इस वर्ष का सवाल है, मुझे उसके ऊपर कोई विशेष आशंका नहीं है, बिकॉज ट्रांजैक्शन वाइज सब टाइट पड़ा हुआ है, तो वो पैसा मूव करता रहेगा। और पिछले वर्षों में आप देखेंगे कि लगभग 50% तक कैश फ्लो आखिरी क्वार्टर में ही आया था। इस वर्ष बचे हुए महीने में क्या हम कुछ और OFS, IPO या फिर मर्जर देख सकते हैं कि नहीं, जितना आपने किया है उसी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है? मोस्टली उसी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। मर्जर तो कोई नया नहीं होगा, 1-2 नए ऑफर्स आ सकती हैं, पर सिंस प्राइस सेंसिटिव है इस वक्त मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछूंगा भी। एक मुद्दा और है कि अगले कारोबारी साल के लिए टारगेट आपने बढ़ा दिया है 90,000 करोड़ का। ऐसे समय में जो अधिकांश ऑप्शन को हम लोग यूटिलाइज कर चुके हैं, ऐसे में 90,000 करोड़ के टारगेट को पाना ये थोड़ा सा लगता है लोगों को कि ये अव्यवहारिक है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा बचे नहीं कि आप अपनी हिस्सेदारी बेच दें या फिर मर्जर पर जाएंगे, या फिर क्या तरीका रहेगा, अगले साल स्ट्रेटजी क्या रहेगी? देखिए, इसमें हर वर्ष नए इंस्ट्रूमेंट्स आते रहे हैं। इस वर्ष ETF जो पहले
एक वर्ष पहले एक ETF इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले एक और ETF आया था। इस वर्ष एसेट मोनेटाइजेशन की बात रही है, जिसका कि पॉलिसी फ्रेमवर्क अभी हम फाइनल स्टेज पर है। तो अगले वर्ष फ्लेवर ऑफ द मंथ मेरे ख्याल से एसेट मोनेटाइजेशन रहेगा। इसके साथ साथ ETFs हैं, बाईबैक्स हैं, OFS हैं और एक बड़े पैमाने पर IPOs हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।